वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 एसपी में सेकंड पार्ट में कंपनी की सभाएं वो चैप्टर का हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी के मालिक होते हैं अंशधारी। तो सारी अधिकार और सत्ताएं किसके पास होती है? अंशधारियों के पास। लेकिन डेली के रूटीन कार्य करने के लिए अंशधारी तो वहाँ पे जा नहीं सकते, इसलिए वो लोग अपने प्रतिनिधि स्वरूप किसको? संचालक को क्या देते हैं? अधिकार देते हैं, उनको पसंद करते हैं। और ये संचालकों की नियुक्ति बहुमत से पसंद की जाती है और ये सभा बुलाकर उसके अंदर संचालकों के दायित्व अधिकार तय किए जाते हैं। तो कंपनी के बहुत सारे कार्य करने के लिए अनेक प्रकार की सभाएं बुलाई जाती है, जिसमें मुख्य तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सारी सत्ता किसके पास होती है? अंशधारी के पास होती है। संचालकों का चुनाव किया जाता है अंशधारियों के द्वारा रूटीन कार्य करने के लिए, किस तरह से? बहुमत से। उसी तरह से कंपनी की जब शुरुआत होने वाली है तो सबसे पहले कंपनी को क्या करनी पड़ती है? नई कंपनी स्थापित होती है तब कंपनी को प्रथम सामान्य सभा बुलानी पड़ती है। उसी तरह से कंपनी ने ऋण पत्र प्रकाशित किए हो अर्थात के डिबेंचर, तो उनकी भी सभा बुलानी पड़ती है जो जिसमें उनका हित होता है उसके लिए। उसी तरह से हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था हमने विसर्जन, तो विसर्जन करने के लिए कंपनी का इसके लिए भी क्या बुलाई जाती है? सभा बुलाई जाती है। तो किस किस प्रकार की सभाएं हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बातें होती है, ये चैप्टर के अंदर हम इसका अभ्यास करेंगे। सामान्य यहाँ पे अर्थ दिया गया है। सामान्य तरीके से सभा का अर्थ ये होता है जब दो और दो से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर साथ मिलकर चर्चा विचारणा करें और एक सर्वसामान्य मुद्दा संबंध में बहुमत से निर्णय लिया जाए। तो यहाँ पे लिया गया है चर्चा विचारणा करना और एक मुद्दे उसके ऊपर क्या किया जाता है? चर्चा की जाती है। उसमें से सबसे जो निर्णय पॉजिटिव रहेगा या तो जो निर्णय के लिए सहमत होने वाले की संख्या कैसी रहेगी? अधिक रहेगी, उसे क्या कहा जाएगा? बहुमत। तो वो प्रस्ताव क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। कंपनी सभा में क्या होता है? दो प्रकार की सभा होती है, एक तो होती है वैधानिक और अवैधानिक। वैधानिक अर्थात के नीति नियम अनुसार उसके अंदर निश्चित तारीख तय की जाती है, निश्चित समय होता है, स्थल होता है, कौन से टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, ये सारी बातों का उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है और उस पर चर्चा करने के बाद क्या की जाती है? निर्णय लिया जाता है। कहाँ पे? सभा में। तो ये हुआ हमारा सभा का अर्थ। आगे का टॉपिक का हम अभ्यास करते हैं कंपनी की सभा के प्रकार। कंपनी की सभा के प्रकार यहाँ पे 3 दिए गए हैं। एक अंशधारकों की सभा, दूसरी होती है संचालकों की सभा और थर्ड पॉइंट है विशेष सभाएं। यहाँ पे ये टॉपिक का थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसकी। तो अंशधारकों की सभा, अंशधारकों की सभा में प्राथमिक सभा होती है। जो प्राथमिक वार्षिक सभा अर्थात के जब कंपनी का पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वो तारीख के बाद प्रथम वित्तीय वर्ष मतलब कि 1 साल के बाद अंत से 9 मास मतलब कि 9th मंथ के अंदर उसके अंदर प्रथम सभा बुलाने का कानूनी नियम है। सेकंड है वार्षिक सामान्य सभा। हर साल कंपनी को वार्षिक सामान्य सभा बुलानी पड़ती है। उसके अंदर वार्षिक एनुअल रिपोर्ट है, डिविडेंड है, फिर निवृत्त हुए संचालक, नए संचालक की नियुक्ति, ऑडिटर की नियुक्ति, ये सब बातों का समावेश वार्षिक सामान्य सभा में होता है। फिर आगे है असाधारण सामान्य सभा। असाधारण सामान्य सभा में किसी आकस्मिक संजोग से ये सभा बुलाई जाती है अंशधारियों के द्वारा। सेकंड टॉपिक है संचालकों की सभा। संचालकों की सभा
बुलानी आवश्यक है। और जब कंपनी की स्थापना होती है 30 दिन के अंदर संचालकों की सभा बुलानी पड़ती है। वो सभा वर्ष में 4 बार बुलानी पड़ती है। उसके अंदर 1/3 जितने संचालक होने क्या आवश्यक होते हैं। और उसके अंदर यदि ये संचालक यहाँ पे भारत में या तो सभा में आ नहीं सकते हैं, तो ऐसे समय में वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है तो उसके द्वारा भी वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके। और यहाँ पे जो सभा होती है वो सभा में चर्चा विचारणा की जाती है और बहुमत से निर्णय पारित किया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में बी सेक्शन में पूछा गया था कि संचालक की सभा में किस तरह से ठराव पारित होते हैं। तो सभा के संचालक विविध मुद्दों पर चर्चा विचारणा कर बहुमत से निर्णय पारित करते हैं। थर्ड है विशेष सभा। अलग अलग वर्ग की क्या होती है, सभा होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो लैंडर है तो लैंडरों के साथ की जो पटावट करनी होती है ऋण के बारे में, तो उसके लिए सभा बुलाई जाती है। संचालकों के लिए सभा बुलाई जाती है। उसी तरह से जब किस्त बाकी होती है, शेयर की जो कीमत होती है वो मंगवाई जाती है, तब किसके लिए भी सभा बुलाई जाती है। उसी तरह से कंपनी के विसर्जन के समय पे लेनदारों की सभा बुलाई जाती है, अंशधारकों की सभा बुलाई जाती है और योग्य निर्णय लिए जाते हैं। जब कंपनी में सभा बुलाई जाती है तो विशिष्ट प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है जो हमारे लिए समझना कैसा है, आवश्यक है। उसके अंदर आता है सभा की नोटिस होती है, कोरम है, फिर मिनट्स है, फिर प्रॉक्सी है, एजेंडा क्या है, ये सब का समावेश उसके अंदर होता है जिसको हम जानना ज़रूरी बन जाता है और उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। फर्स्ट है सभा की नोटिस का अर्थ। तो वर्ड क्या है, सभा की नोटिस। ठीक है, अभी इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। कंपनी की सभा में हाजिर रहने वाले हकदार सदस्य के लिए संचालक और अन्य व्यक्ति को सभा संबंधी जानकारी देने के लिए किया जाने वाला लिखित परिपत्र। इसका अर्थ क्या हुआ, जब कंपनी की सभा बुलाई जाती है तो उसके साथ जुड़े हुए पक्षकार को उसकी जानकारी देने के लिए हकदार सदस्य अर्थात कि उसके साथ जुड़े हुए जिसका उसके अंदर हित समाया हुआ है, उन सभी को, संचालक तो आ ही जाएंगे, उन सभी को और जो भी उसके साथ जुड़े हुए ऐसे अन्य व्यक्ति को सभा कब होने वाली है उसका परिपत्र भेजना। पर कैसा, लिखित, तो उसे क्या कहा जाएगा, सभा की नोटिस। अभी नोटिस लिखित भेजने का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो नोटिस भेजने से सभा में कौन से कार्य किए जाएंगे उसकी जानकारी किसको मिलती है, जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है वो पक्षकार को पता चलता है। आगे वो नोटिस पढ़ने के बाद वो तय करेगा कि उसको सभा में जाना है या नहीं जाना है। और जाएगा तो वो सोचेगा पहले कि मेरा निर्णय किस तरीके का होगा। वो ठराव संबंधी निर्णय लेता है और योग्य समय भी मिल जाता है, क्योंकि ये जब नोटिस भेजी जाती है तो निश्चित समय के बाद मीटिंग होती है, सभा होती है, तो उनको सोचने का समय मिल जाता है। वही उद्देश्य से नोटिस भेजी जाती है। हमने नोटिस का अर्थ और उसके उद्देश्य जान लिए। अभी नोटिस किस तरह से कैसे भेजी जाती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो नोटिस की मुद्दत। तो सभा बुलाने से पहले दिन पूर्व नोटिस भेजनी जरूरी होती है, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा। किसी तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, हम सभा की नोटिस भिजवा सकते हैं। लेकिन सभा की नोटिस उनको 21 डेज पहले उनको क्या होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए, जिससे वो सोच सके कि उनको हाजिर रहना है या नहीं रहना है, वो किस तरीके का निर्णय लेंगे। तो उनको 21 डेज पहले उनको नोटिस मिल जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नोटिस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा सभा किस दिन बुलाई जाएगी, तारीख
और डे दोनों का उल्लेख करना कैसा ज़रूरी बन जाए। कहाँ पर सभा कहाँ पर बुलाई जाएगी, कौन से समय पे बुलाई जाएगी और सभा में कौन कौन सी बातों पर चर्चा की जाएगी, कौन कौन से कार्य की जाएगी, उसकी सूची नोटिस के अंदर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है नोटिस देने की सत्ता, अर्थात नोटिस कौन दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के संचालक, ठीक है। यदि कंपनी के संचालक खुद नहीं कार्य करते हैं या तो उन कार्य नहीं कर पाए तो उनकी जगह पे कंपनी सेक्रेटरी नोटिस भेज सकता है, लेकिन उसको नोटिस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखनी आवश्यक हो जाएगी कि बोर्ड के आदेश से ये नोटिस भेजी गई है, ठीक है। या तो फिर कंपनी का प्रबंधकीय संचालक मतलब CEO यदि सत्ता दी गई है तो वो भी क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है। थर्ड है आगे कंपनी लॉ या मध्यस्थ सरकार। यदि कंपनी एक्ट के अनुसार, कायदे के अनुसार या तो मध्यस्थ सरकार की ओर से किसी कारण से नोटिस, ऐसी सिचुएशन आ गई कि नोटिस अंशधारियों को या तो उसके साथ जुड़े हुए जो जिसका अंदर हित हो ऐसे पक्षकार को नोटिस भेजनी जरूरी बन जाती है, तो मध्यस्थ सरकार भी नोटिस भेज सकती है। परंतु मध्यस्थ सरकार की ओर से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाती है जिसको ये नोटिस भेजनी होती है। अभी आगे का टॉपिक, सभा की नोटिस किसको कहाँ कैसे भेजी जाएगी। अभी हमें यहाँ पे अभ्यास कर लिया कि उद्देश्य क्या है, उसकी मुद्दत क्या है, 21 डेज़ पहले पहुँच जानी चाहिए, उसमें कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी देख लिया, कौन नोटिस भेज सकता है पर किसको, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष सदस्यों को नोटिस भेजी जाएगी, ठीक है। यदि कोई किसी की मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया तो उसके प्रतिनिधि को नोटिस भेजी जाएगी। फिर कंपनी ऑडिटर्स को भेजी जाएगी। फिर गौण कंपनी हो, ये कंपनी जो शासक कंपनी होगी तो अपने अंदर आने वाली गौण कंपनी के प्रत्येक संचालक को और ऑडिटर्स को भी क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस भेजनी पड़ेगी। नोटिस प्राप्त करने के हकदार कोई भी, मतलब कि जिसका हित जुड़ा होता है, ऐसे हर एक व्यक्ति को नोटिस भेजनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे अंशधारी या तो कोई भी पक्षकार हो, संयुक्त नाम से उसका हो, अंशधारी के जो अंश होते हैं वो 2 व्यक्ति के नाम से हो, तो जिसका नाम पहले होगा उसके नाम से ये नोटिस भेजी जाएगी। समझ लो कि जैसे एक ABC नाम है और एक है XYZ, तो पहला नाम किसका है, ABC, तो नोटिस किसको भेजी जाएगी, ABC को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नोटिस कहाँ, तो नोटिस जिस तारीख को होगी वो उनके पते पर पहुंच जाएगी या तो फिर हथवात मतलब के हाथों से प्रत्यक्ष तरीके से उनको नोटिस भिजवाई जाएगी। आगे है नोटिस किस प्रकार अर्थात के कौन से माध्यम से, तो नोटिस डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है या तो वर्तमान पत्र में नोटिस प्रकाशित की जा सकती है। कैसा, सार्वजनिक नोटिस स्थानिक वर्तमान पत्र के द्वारा भी दी जा सकती है। आगे का टॉपिक है हमारा जो हम इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि जब सभा बुलानी है तो उसमें वो सभा में नोटिस के लिए सेक्रेटरी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, सेक्रेटरी से को कौन से कार्य करना पड़ेगा। तो पहला तो क्या है, हमें पता ही है 21 दिन पहले जिसको भी नोटिस भेजनी हो उनको पहुंच जानी चाहिए। फिर नोटिस का जो क्या तैयार करना है, एक नमूना तैयार करना है, वो कार्य भी किसका होगा, सेक्रेटरी को होगा। और उसके साथ एनुअल रिपोर्ट भेजना है तो उसकी नकल, उसी तरह से संचालकों की रिपोर्ट, संचालक कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी उनको लिखना होता, कुछ भी लिखना होता है तो उसका रिपोर्ट भी उसके साथ ज्वाइन किया जाएगा। वो देखना, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कार्य किसका रहेगा, सेक्रेटरी का।
उसी तरह से ऑडिटर की रिपोर्ट है और असामान्य सभा की नोटिस है, जो कार्यसूची है वो सब तैयार करना किसका कार्य होगा? कंपनी के सेक्रेटरी का कार्य होगा। नोटिस का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अभी है कार्यसूची। जब नोटिस तैयार की जाती है तो अंदर कार्यसूची भी भेजी जाती है। तो कार्यसूची किस तरह से तैयार करनी चाहिए? कार्यसूची अर्थात क्या? तो कार्यसूची ये नाम से ही पता चल जाता है। सूची अर्थात हम लिस्ट समझ सकते हैं। किसका? कार्य का। कौन सा कार्य करेंगे, कौन कौन से कार्य करेंगे, पहला कार्य क्या करेंगे, दूसरा कार्य क्या करेंगे, तो वो तैयार की जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्यसूची। यहाँ पे अर्थ दिया गया है, कंपनी की सभा में जो कार्य करने हैं उन कार्यों की सूची को कार्यसूची कहा जाएगा। और कार्यसूची कैसे आएंगे? कार्यसूची में कार्यक्रम के अनुसार कौन से कार्य किए जाएंगे, पहला कार्य कौन सा किया जाएगा, दूसरा कौन सा किया जाएगा, उसको पहले से तय कर देना पड़ता है। कार्यसूची तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल के नोटिस के साथ आपको पता ही है, जैसे कि कार्यसूची भेजनी होती है तो उसके कारण क्या होता है कि सभा में कौन कौन सी बातों पे चर्चा की जाएगी, कौन कौन से टॉपिक लिए जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन किसको मिलती है? वो सदस्यों को मिलती है और उससे वो अपना उनको सोचने का समय मिल जाता है और वो अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। और उसके कारण दूसरा टॉपिक ये लाभ होता है कि कार्यसूची तैयार करने से जब सभा होती है तो सभा में हर एक कार्य की चर्चा हो जाती है, कोई भी कार्य छूटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर कार्य पर क्या होती है? चर्चा होती है। तो उद्देश्य उसका क्या है? कोई कार्य न छूट जाए और सदस्यों को इसकी इन्फॉर्मेशन देना है। दूसरा टॉपिक है महत्व। कार्यसूची का महत्व क्या है? तो कार्यसूची का महत्व है कि कार्यक्रम के अनुसार कार्य लिया जा सकता है, कार्य सरलता से हो सकते हैं और हर एक कार्यों के बीच में क्या किया जा सकता है? संकलन किया जा सकता है। और सभा दौरान किसी भी प्रकार की किसी ने टिप्पणी की है तो वो टिप्पणी को नोट करने का कार्य कौन करता है? सेक्रेटरी के द्वारा और चेयरमैन के द्वारा कार्य संबंधी नोट भी क्या की जाती है? तैयार की जाती है। जैसे हमने देखा कि नोटिस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के कर्तव्य क्या होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कार्यसूची के अनुसार सेक्रेटरी के कर्तव्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्यसूची तैयार करना, संचालक मंडल के साथ चर्चा कर कार्यसूची तैयार करना, पहला कार्य कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, इसलिए कार्य कैसा बन जाता है? करना सरल बन जाता है। फिर कार्यसूची कौन सी पद्धति से तैयार की जाएगी, वो भी तय करने का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। और जब सभा होती है वो सभा दरमियान जो भी कार्य किए जाते हैं, कार्यवाही की जाती है, तो उसकी नोट तैयार करने का कार्य भी किसका है? लिखना सेक्रेटरी का। और सभा के दौरान कंपनी एक्ट के कानून के सही तरीके से पालन हो वो ध्यान रखने का कार्य भी किसका बनता है? सेक्रेटरी का बनता है। कोई मेन पॉइंट हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो हर एक सदस्य का ध्यान खींचना वो भी किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? सेक्रेटरी की बन जाती है। और किसी कारण से सभा में कोई सदस्य के द्वारा किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो उसको क्या करना? वो प्रोवाइड करना। उसी तरह से सदस्यों की हाजिरी हो, जितने सदस्य होते उनके क्या लेना? प्रेजेंट लेना, अर्थात कि हस्ताक्षर करवाना। कोई पॉइंट हो उसके अंदर कुछ प्रकार का चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस करने के बाद उसको ठहराव करना, उसकी मंजूरी देना और कंपनी के सदस्यों का क्या करना? लास्ट में आभार व्यक्त करना। ये सारे कार्य किसके हैं? कंपनी सेक्रेटरी के हैं। आगे का टॉपिक है हमारा कोरम। कोरम अर्थात क्या? तो कोरम अर्थात कंपनी एक्ट के अनुसार सभा की कार्यवाही करने के लिए निश्चित
सदस्यों की हाजिरी मिनिमम होनी आवश्यक है। यदि वो मिनिमम प्रेजेंट सदस्यों की नहीं हुई तो सभा हम कंपनी के संचालक सभा नहीं बुला सकते और सभा कैसी करनी पड़ती है, स्थगित करनी पड़ती है। तो अभी उसका अर्थ देखते हैं। कंपनी का कामकाज कानून के अनुसार हो, इसके लिए प्रारंभ से अंत तक, मतलब कि कंपनी की जब सभा स्टार्ट होती है और एंड तक नियत संख्यों की हाजिरी होनी आवश्यक है। यदि सदस्य नहीं आ सके तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी वो अपनी हाजिरी दे सकता है। यहाँ पे ये उसे क्या कहा जाता है, कोरम। कोरम को दूसरी शब्द में गण संख्या, कार्यसाधक संख्या या कोरम के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा प्रश्न कैसा होगा, इम्पोर्टेंट हो गया। कोरम को और कौन से नाम से जाना जा सकता है, कैसे, गण संख्या और कार्यसाधक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका अर्थ देख लिया। अभी उसका महत्व देखते हैं। कंपनी एक्ट अनुसार किसी भी प्रकार की सामान्य सभा होती है तो सभा में मिनिमम निश्चित की गई संख्या में सदस्य की हाजिरी होना आवश्यक होती है। यदि नहीं हो पाई तो कंपनी की सभा क्या करनी पड़ती है, स्थगित करनी पड़ती है। इसके लिए 3 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि सार्वजनिक कंपनी में 1000 अंशधारियों की संख्या, यहाँ पे अंशधारियों की संख्या है। ठीक है, तो अंशधारियों की संख्या कितनी हो, 1000 हो तो उसके अंदर 5 सदस्यों की संख्या कितने चाहिए, 5 सदस्य इसके अंदर होने आवश्यक है मिनिमम। यदि 1000 से अधिक अंशधारी हो लेकिन 5000 से कम, तो ऐसे समय में कितने अंशधारी होने चाहिए हाजिर सभा में, 15। ठीक है, और तीसरा लास्ट वाला 5000 से अधिक हो और इसके ऊपर की मैक्सिमम कोई लिमिट दी नहीं गई है, लेकिन उसके लिए कितने सदस्य सभा में होने आवश्यक है, 30। तो जहाँ पर 1000 तक सदस्यों की संख्या होती है तब सभा में 5, 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम तो 15 संख्या, और 5000 से अधिक हो तो उसके अंदर सभा में मिनिमम 30 सदस्यों की संख्या होनी आवश्यक है, नहीं तो मीटिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर सभा मिनट्स, सभा नोट्स। शब्द पे से ही पता चल जाता है कि सभा के अंदर जो भी कार्य होते हैं उसकी नोट करना, नोट डाउन करना, तो उसे क्या कहा जाएगा, सभा मिनट्स। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन 2018 में बी सेक्शन में पूछा गया था। उसका अर्थ, सभा मिनट्स अर्थात क्या। तो देखो यहाँ पे अर्थ दिया गया है, सभा में हुए कामकाज, मतलब कि जो भी प्रोसीजर हुई होती है वो उसको लिखित स्वरूप में लिखना, लेकिन कैसे, प्रोसीजर से, सही तरीके से। ठीक है, तो लिखा करना अर्थात कि लिखना, उसे क्या कहा जाएगा, सभा नोट। आगे है सभा के उद्देश्य से। तो यहाँ पे सभा का उद्देश्य जो है, सभा के मिनट्स का जो उद्देश्य क्या है, उसके लिखने का कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 19 और 20 और कौन से सेक्शन में, डी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन कैसा है, इम्पोर्टेंट है। तो उसका उद्देश्य क्या है, हाजिर रहने वाले सदस्यों की जानकारी, सभा में कौन कौन हाजिर रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है जो प्रेजेंट रहते हैं उनकी क्या किया जाता है, उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है किससे, इस सभा नोट से। सेकंड है सभा में प्रस्तुत हुए प्रस्ताव, कौन कौन सी बातों पे चर्चा की गई थी और चर्चा की, प्रस्ताव रखा गया था फिर उस पर चर्चा की गई थी, फिर कौन सा निर्णय लिया गया और ठराव पारित किया गया, उसकी क्या देना, इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट थर्ड है जो चर्चा की गई उसकी लिखित जानकारी रखना, और लिखित जानकारी रखी जाएगी तो उसको फ्यूचर में भी क्या होता है, वो काम आती है। और चेयरमैन के स्थान पे उनके द्वारा कौन सा इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्होंने क्या बताया, तो वो बात भी किससे पता चलती है, सभा नोट से पता चलती है। आगे है
सभा में समाविष्ट जानकारी अर्थात कि सभा की नोट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट, सभा की तारीख, समय, किस प्रकार की सभा बुलाई गई और कहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, सभा मिनट्स में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन कौन से संचालक हाजिर रहे थे, कौन कौन से सदस्य हाजिर रहे थे, उनके नाम और उनका क्या दिया जाएगा, पद, कौन से पोस्ट पे है। थर्ड है, सभा की कार्यवाही योग्य तरीके की हुई कि नहीं, जैसे कि कार्यों के प्रस्तुत किए प्रस्ताव में समर्थन देने वाले, चर्चा के अंत में कौन सी चर्चा हुई, उनकी संक्षिप्त जानकारी देना। फिर उसी की तरह से यहाँ पे सभा में किस किस सदस्य ने विरोध किया, ठीक है, तो उनका नाम भी इसके अंदर बताया जाता है। और हर एक सदस्य की चेयरमैन श्री की ओर से जो कार्यवाही की जाती है, चेयरमैन पद से जो चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, उनके द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है उसकी जानकारी भी रखा जाता है। कंपनी एक्ट के अनुसार जब सभा होती है तो वो सभा में अंशधारियों के द्वारा क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है, वोटिंग किया जाता है। और जो भी प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव में बहुमत से वो पारित किया जाता है और बाद में वो क्या बनता है, निर्णय बनता है। और निर्णय घोषित करता कौन है, चेयरमैन। तो यहाँ पे बहुमत अर्थात कि जो निर्णय में क्या होता है, जिसमें ज़्यादा वोटिंग होता है तो उसे क्या कहा जाता है, बहुमत कहा जाता है। मतदान करने के लिए विविध प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे कि हाथ दिखाकर, मतलब कि पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सहमत है, वो क्या करे, हाथ ऊपर करे। दूसरा होता है कि कौन नेगेटिव में है तो उसको हाथ ऊपर करना, तो जिसमें हाथ का ऊपर होने का प्रमाण ज़्यादा होता है उसे कहा जाता है बहुमत। उसी तरह से आवाज़ के द्वारा, हाँ और ना के द्वारा। थर्ड पॉइंट है पॉल के द्वारा अर्थात कि जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, अपना वोट कागज़ के अंदर लिखते हैं, उस पर टिक मार्क करते हैं और फिर उसको एक पेटी के अंदर डालते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉल के द्वारा। तो यहाँ पे उसी तरह से वोटिंग करना है, हकारात्मक और नकारात्मक। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा, अर्थात कि आप जानते ही हो मोबाइल के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वोटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट वाला है सभा के ग्रुप में विभाजन, अर्थात कि सभा में कौन हकारात्मक के वो निर्णय जो होता है, जो प्रस्ताव होता है उसके अंदर कौन सहमत में, उसका एक अलग विभाग बना देना, एक जुट बना देना। कौन उसका नेगेटिव है तो उसके लिए अलग विभाग बना देना। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की मतदान की विविध पद्धतियाँ हैं और ये पद्धति में जिसमें बहुमत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि वोट ज़्यादा होते हैं, वो निर्णय तय किया जाता है और चेयरमैन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको घोषित किया जाता है। आगे का टॉपिक है प्रॉक्सी। हर एक अंशधारी को सभा में हाजिर रहने का अधिकार है, लेकिन कभी कभी अंशधारी खुद हाजिर नहीं रह सकता, तो वो परिस्थिति में वो उसकी जगह पर किसी और व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि स्वरूप में क्या कर सकता है, हाजिर रहने के लिए अपना हक दे सकता है, अधिकार दे सकता है। उसे मत देने का अधिकार होता है और जो भी अधिकार दिया जाता है उसका क्या करना पड़ता है, करार बनाना पड़ता है। और करार भी कैसे होना चाहिए, लिखित होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि स्वरूप में होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि स्कूल में जब टीचर कोई नहीं आता तो उसकी जगह पे कोई और टीचर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रॉक्सी। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज है, सभा में जब वो अंशधारी हाजिर नहीं रह सकता है तो उसकी ओर से किसी और व्यक्ति को मत देने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रॉक्सी। आगे का टॉपिक है कंपनी एक्ट में प्रॉक्सी के लिए कौन कौन से नियम है। पहले था प्रॉक्सी जो करने वाला है उसको सभा में बोलने का किसी प्रकार का हक नहीं होता है, उसको सिर्फ वोट करने का अधिकार होता है, वो भी कौन सी पद्धति के द्वारा, पॉल पद्धति के द्वारा होगा तभी। आगे है 50 अंशधारियों के बदले में एक व्यक्ति को पसंद किया जा सकता है। जैसे 51 हुआ वैसे दूसरा अंशधारी को दूसरे प्रॉक्सी व्यक्ति को प्रॉक्सी के तरीके से क्या करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा। अर्थात क्या है, 50 अंशधारी के सामने एक व्यक्ति की प्रॉक्सी हो सकती है। आगे प्रॉक्सी जिसको नियुक्त किया जाता है उसको
48 आवर्स पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है और कंपनी के सामने उसको क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रॉक्सी के रूप में सगीर व्यक्ति को पसंद किया जा नहीं सकता है। और लास्ट वाला जो टॉपिक है वो एक मालिकी की कंपनी जो होती है उसके अंदर प्रॉक्सी का नियम का लागू नहीं होता है। ठीक है। प्रॉक्सी के लिए सेक्रेटरी के कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रॉक्सी की नियुक्ति के फॉर्म एकत्रित करना। जो जो प्रॉक्सी करने के लिए आया है उनके पास से फॉर्म कलेक्ट करना, उसकी जांच करना, फॉर्म जो प्राप्त होते वो तारीख, समय, स्थान वो सही है कि नहीं वो उसकी क्या करना, जांच करना। वो कार्य किसका है? सेक्रेटरी का। प्रॉक्सी के फॉर्म कलेक्ट होने के बाद उसकी क्या बनाना, सूची बनाना। जो जो प्रॉक्सी करने आए हैं उनकी नाम की सूची बनाई जाती है। वो सारे कार्य किसके हैं? कंपनी के सेक्रेटरी के हैं। आगे का टॉपिक है प्रस्ताव और ठराव। प्रस्ताव अर्थात क्या होता है कि कंपनी की सभा में जो बात सदस्यों के सामने करनी है, जो टॉपिक पे क्या करना है, चर्चा विचारणा करना है, उसे सभा में प्रस्तुत किया जाता है। पेश करना अर्थात कि प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। जब सभा बुलाई जाती है तो यहाँ पे जो टॉपिक पे चर्चा होता है वो चर्चा में सदस्य का अभिप्राय लिया जाता है। कुछ चेंजेस करना होता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है? चेंजेस किया जाता है। कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि काटने जैसे है तो वो काट दिए जाते हैं, छाट दिए जाते हैं, लेकिन वो जो मूल स्वरूप में उसको क्या कहा जाता है? संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संशोधन। लेकिन लास्ट में बहुमत से वो प्रस्ताव क्या होता है? पारित होता है और वो ठराव के रूप में जाना जाता है। और उसको घोषित करने का कार्य किसका होता है? जो मीटिंग का चेयरपर्सन होता है वो। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सभा में चर्चा विचारणा की जाती है प्रस्ताव पे और अंत में वो प्रस्ताव क्या बनता है? ठराव बनता है। प्रस्ताव में संशोधन अर्थात कि कोई शब्द जोड़ना या तो कोई शब्द के साथ निकल जाता है, शब्द का क्रम सही से नहीं हो, शब्द का क्रम बदला जाता है, कोई शब्द वापिस लिखा जाए अर्थात कि योग्य नहीं लगे प्रस्ताव में वो शब्द या वाक्य रचना, तो उसमें जो बदलाव होता है उसे कहा जाता है प्रस्ताव में संशोधन। प्रस्ताव जब सभा में सम्मति देकर पास हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? ठराव कहा जाता है। और ठराव के दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य ठराव और दूसरा होता है विशेष ठराव। सामान्य ठराव का अर्थ क्या होता है? कंपनी सभा में साधारण बहुमत से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सामान्य ठराव। सामान्य ठराव में 51% जितने बहुमत होना आवश्यक है, तो वो ठराव कैसा बन जाता है? सामान्य ठराव कहा जाता है। आगे है सामान्य ठराव के उद्देश्य क्या है, कौन से कारण से उसको पारित किया जाता है। तो फर्स्ट, वार्षिक हिसाब पर संचालकों के द्वारा वास्तविक हिसाब और संचालकों की रिपोर्ट का सामान्य ठराव में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। कंपनी के नाम में कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी सामान्य ठराव पारित किया जाता है। आपको पता ही है कि जब शेयर प्रकाशित किए जाते हैं तब विज्ञापन पत्र क्या करना पड़ता है? प्रकाशित करना पड़ता है। उसके अंदर अलग अलग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, शर्त दी जाती है, उसमें परिवर्तन करना होता है तो सामान्य ठराव पास किया जाता है। संचालकों की पसंदगी करनी है, डिविडेंड कितना देना है उसकी घोषणा करनी है। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कंपनी के कि इसका संचालकों की नियुक्ति या तो ऑडिटर की नियुक्ति होती है और उनका वेतन कितना निश्चित करना है, तभी भी क्या करा जाता है? सामान्य ठराव पसार किया। उसी तरह से कोई संचालक की क्या होती है? निवृत्ति होती है। निवृत्ति के बाद संचालकों की पुनः नियुक्ति भी की जाती है तो उसके लिए भी ठराव पारित करना पड़ता है। उसे क्या कहा जाता है? संचालकों की सामान्य ठराव में पास किया जाता है। आगे का टॉपिक है विशेष ठराव। विशेष ठराव अर्थात कि उसके अंदर 75% जितनी क्या होनी? बहुमति होनी जरूरी है। विशेष ठराव अर्थात कंपनी कानून, कंपनी नियमन में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा उसके लिए विशेष ठराव पारित करना पड़ता है।
इसके लिए उसका स्पष्ट उल्लेख होना ज़रूरी है, उसको विशेष ठहराव कहा जाता है। उसके अंदर 75% जितने अंशधारियों की सहमति होना आवश्यक है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार के सामने करवाना पड़ता है। विशेष ठहराव में कौन सी बातों का समावेश होता है? फर्स्ट, कंपनी का नाम या तो उसका उद्देश्य चेंज करना हो तो केंद्र सरकार की मंजूरी से ही हो सकता है। किसकी मंजूरी से? केंद्र सरकार की मंजूरी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये बात। नियमन पत्र, नियमन पत्र में क्या होता है? कंपनी के नीति नियम होते हैं, तो उसके अंदर परिवर्तन करना है तो भी विशेष ठहराव पारित करना पड़ता है। आगे है रजिस्टर ऑफिस, एक राज्य से दूसरी जगह राज्य में चेंज करना हो, एड्रेस बदलना हो, स्थापित करना हो, तभी भी विशेष ठहराव पारित करना पड़ेगा। उसी तरह से मेमोरेंडम में परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी, मतलब मेमोरेंडम अर्थात संविधान में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए भी विशेष ठहराव पारित करना पड़ेगा। उसी तरह से आरक्षित है, अंश पूंजी है, प्रबंध जांच करने के लिए व्यवस्था किस तरह से हो रही है, संचालन किस तरह से हो रहा है, उसके लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी है, तब क्या होता है कि विशेष ठहराव पारित करना पड़ता है। उसी तरह से प्रबंध के संचालन को दूर करना, कंपनी का विसर्जन अर्थात के समापन की ओर लेके जाना है तो उसके लिए भी विशेष ठहराव पारित करना आवश्यक बन जाता है। आगे का टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन पूछा गया था 18 में, 19 में, डी सेक्शन में पूछा गया था। मतलब कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कैसा है? मोस्ट आईएमपी आप समझ सकते हो। यहाँ पे दिया गया सामान्य ठहराव और विशेष ठहराव के बीच में अंतर। तो सबसे पहले तो क्या है उसका अर्थ? सामान्य बहुमत से सामान्य ठहराव में 51% जितना बहुमत से प्रस्ताव को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। जबकि विशेष ठहराव में सदस्यों के 75% जितने बहुमत होना आवश्यक है। उसी तरह से उद्देश्य, सामान्य ठहराव का उद्देश्य क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट मंजूर करना, डिविडेंड घोषित करना, संचालकों या तो ऑडिटरों की नियुक्ति करना, जो उद्देश्य हम कंप्लीट कर चुके हैं वही है। उसी तरह से विशेष ठहराव क्यों पारित किए जाते हैं? आवेदन पत्र, नियमन पत्र में क्या करना होता है? परिवर्तन करना है, कंपनी के विसर्जन की कार्यवाही करनी होती है, विसर्जन के लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति करनी है, तो वो उद्देश्य से विशेष ठहराव क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। ठहराव की आवश्यकता क्या है? तो सामान्य ठहराव में किसके लिए किया जाता है? रूटीन कार्य करने के लिए पारित किया जाता है, जबकि महत्वपूर्ण नीति विषयक कार्य और निर्णय लेने के लिए विशेष ठहराव आवश्यक बनता है। आगे है 5वां, सामान्य ठहराव के लिए नोटिस में उसके उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विशेष ठहराव में ठहराव जब किया जाता है तो उसके संबंध में, विशेष ठहराव के संबंध में उसके नोटिस में उल्लेख होना कैसा ज़रूरी बन जाता है। आगे है लास्ट वाला पॉइंट, पंजीयन अर्थात के रजिस्ट्रेशन। तो सामान्य ठहराव में जो भी टॉपिक पे जो भी निर्णय लिए जाए उसके पंजीयकरण कंपनी रजिस्ट्रार के सामने करवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन विशेष ठहराव में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ठहराव पारित होते हैं, उसका कंपनी रजिस्ट्रार के सामने क्या रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कैसा हुआ? ख़त्म हो रहा है। आगे है संचालक मंडल की सभा। संचालक मंडल की सभा में जो ठहराव पारित होता है अर्थात उसके अंदर कानूनी सलाहकार जैसे कार्य होते हैं, उसके अंदर बहुमत की आवश्यकता से ठहराव क्या किया जाता है? पारित होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर